हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। जब आप अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कई सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपके लिए नए होते हैं। वो सारे नए टर्म्स को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ में। तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बेसिक छोटे छोटे चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा, जिससे आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय आपको टर्म्स को लेके कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं ऑफलाइन क्लासेस जो है एट पंचन्नूग्राम कोलकाता 100 नियर अबाहिनी क्लब के पास लेता हूँ। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मेरे से कॉल में बात कर सकते हैं, मेरे को कॉल करके वो इंक्वायरी कर सकते हैं। 9007026188 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो चलिए इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, अब बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। तो आज का क्लास हम सबसे पहले लेने वाले हैं कॉस्ट के बारे में। तो कॉस्ट के बारे में मैं आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ आज। और कॉस्ट क्या होगा, इसको कैसे समझेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 में हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस के बारे में पढ़ा था। कॉस्ट प्राइस, वहीं पे कॉस्ट प्राइस को जब हम लोग कर रहे थे एज ए फार्मूला, तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना कि हम लोगों को बाइंग कॉस्ट मिलता था, BUYING। बाइंग कॉस्ट के बारे में वहीं पे हमसे सवाल दिया जाता था कि इतने रुपए में आपने ख़रीदा, इतने रुपए में आपने बेचा। तो वहाँ पे एक होता था बाइंग कॉस्ट। बाइंग कॉस्ट का मतलब जितना में आपने ख़रीद के लेकर आया, जितना में एक सामान को आपने ख़रीदा, परचेज़ किया आपने जितना में, उसे हम लोग कहते हैं बाइंग कॉस्ट। तो बाइंग कॉस्ट और परचेजेस मतलब जितना में आपने ख़रीद के लेके आया कोई एक आइटम, उसी को हम लोग कहते हैं बाइंग कॉस्ट या परचेजेस कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट यहाँ पे नहीं, कॉस्ट और कॉस्ट प्राइस, आपको कीमत कितना पड़ा, कॉस्ट प्राइस कितना है, कीमत कितना पड़ा। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में जब हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में जब भी हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी हम लोगों को याद रखना पड़ता है जिसको कहते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन कॉस्ट के बारे में बात किया जाता है हमेशा अकाउंट्स में हम लोग बात करते हैं किसका, एक्विजिशन के बारे में। क्या होता है एक्विजिशन? किसी भी आइटम को जिसको आपको रीसेल करना है या आपको रीसेल नहीं करना है, ठीक है, जिस आइटम को आप रीसेल करना चाहते हैं या जिस आइटम को आप रीसेल नहीं करना चाहते हैं, ऐसे आइटम के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो एक एक्विजिशन होता है, मतलब कि आपने एक आइटम को खरीदा और पुट इन यूज़, मतलब आइटम को आपने खरीदा और ख़रीदने के बाद जब तक आप उसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं, उस समय तक आप जितना भी खर्च करते हैं उसके ऊपर में, वो आपका होता है कॉस्ट। इसीलिए एक एक्विजिशन कॉस्ट हम लोग कहते हैं किसी एक वस्तु को एक्वायर्ड करने में कितना खर्च होता है। तो कॉस्ट का मतलब सिंपल केवल बाइंग कॉस्ट नहीं है या परचेजिंग कॉस्ट नहीं है, वह कॉस्ट प्राइस नहीं है कि कितने में आपने खरीद के लेकर आया। यहाँ पे कॉस्ट का मीनिंग होता है एक्विजिशन कॉस्ट। तो एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब क्या है, फिर से मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए, मैंने एक एसेट्स खरीदा। अब वो एसेट्स सपोज एक मशीनरी है। मशीनरी को जब मैं खरीद लिया तो खरीदने के बाद उस पर जो फर्दर एक्सपेंडिचर स्टार्ट होता है उसके बारे में सोचिए। सपोज़ आपने एक सेलर के पास गया, आपने एक मशीनरी खरीदा, मशीनरी को खरीदने के बाद अब आप उसको अपने ऑफिस में लेके आएंगे या गोडाउन में लेके आएंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा। तो क्या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज खर्चा नहीं है? ये भी है। आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पेड किया तो आपका एक खर्चा बढ़ गया। वैसे ही आप यदि सोचिए कि जब आप घर में लेके आ गए या ऑफिस में लेके आ गए या गोडाउन में लेके आ गए या जहाँ पे उसको आप यूज़ करेंगे वहाँ पे लेके चले गए, और प्लांट ऐसा है कि बिना इंजीनियर का वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। प्लांट या मशीनरी ऐसा है कि बिना मैकेनिकल पर्सन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो आएगा नहीं, इंस्टॉलेशन करेगा नहीं, तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आपने दिया ही, प्लस अब आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट देना होगा, जो लोग इंस्टॉल करेंगे इसको। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी क्या है, एक प्रकार का एक्सपेंडिचर है। दूसरा चीज़ है कि आपने उसको जब इंस्टॉल कर लिया और अब उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया आपने,
तो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो उस एक्सपेंडिचर का अलग हिसाब होता है, लेकिन आपने यूज़ करने से पहले एक मशीनरी को बिजनेस प्रोसेस में यूटिलाइज करने से पहले जो एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं, उस एक्सपेंसेस को हम लोग एक अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यूज़ करने से पहले किसी भी प्लांट या मशीनरी या एसेट्स को बिजनेस में यूज़ करने से पहले जो भी खर्च किया जाता है, हम लोग उसे कहते हैं एक्विजिशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो सारा का सारा जुड़ जाएगा वो। इसका मतलब है आपने बाइंग कॉस्ट दिया, आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया, आपने उसके ऊपर यदि ट्रांसपोर्टेशन के समय यदि आपने इंश्योरेंस पेमेंट किया तो वो भी हो सकता है, इंस्टॉलेशन करवाया वो भी हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरी आपने उसमें लगाया तो वो भी हो सकता है, जैसे वायरिंग का कॉस्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सपोज इलेक्ट्रिकल का पॉइंट आपने बनाया तो उसको यूज़ करने के लिए तो ये कॉस्ट इलेक्ट्रिकल पॉइंट अलग है, लेकिन आप सोचिए कि उसमें आपने एक एक्सेसरी लगाया, एक प्लांट एंड मशीनरी में उसको रन करने के लिए एक अलग एक्सेसरीज की ज़रूरत है, तो वो भी तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी ही आ जाएगा, क्योंकि बिना उस एक्सेसरी का आपके मशीनरी का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये था कॉस्ट। तो कॉस्ट जो होता है वो केवल कॉस्ट प्राइस नहीं होता है, बाइंग प्राइस नहीं होता है, परचेस प्राइस नहीं होता है, एक्विजिशन कॉस्ट पे दिमाग लगाते हैं। पुट इन यूज़ एक वर्ड है, पुट इन यूज़ एक वर्ड है, आपको याद रखना होगा कि जब आप मशीनरी को ख़रीद लेते हैं तो पुट इन यूज़ करने से पहले जो भी आप एक्सपेंसेस करते हैं हम लोग उसे कहते हैं पुट इन यूज़। एक मशीनरी को आप यूज़ करने से पहले जो भी खर्च करते हैं उस एसेट्स का क्या होता है, कॉस्ट होता है, ठीक है। तो ये तो बातें थी एसेट्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपने स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है आपका गेन भी एक बड़ा कंफ्यूजन वाला टर्म है। बेसिकली गेन या प्रॉफिट हम लोग जो है क्लास 10 से नीचे जो लोग बच्चे मैथ्स बनाते थे, कभी कभी वो लोग इक्विवेलेंट यूज़ करते थे, गेन एंड प्रॉफिट। गेन का मतलब ही प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब ही गेन, हम लोग ऐसा करते हुए आए हैं। लेकिन बेसिकली गेन का यदि एक मोटिव समझे तो गेन का मतलब होता है कि यदि आप कोई अपना एसेट्स या इन्वेस्टमेंट यदि आप अपने टोटल कॉस्ट के ऊपर बेच रहे हैं तो आपका गेन होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट और एसेट्स को लेके मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट और एसेट्स को लेकर ही बात करूँ कि आपने अपने बिजनेस का कोई इन्वेस्टमेंट या अपने बिजनेस का आपने कोई एसेट्स आपने बेचा जो कि टोटल कॉस्ट से आपने ज़्यादा बेचा। तो टोटल कॉस्ट से आपने जब ज़्यादा बेचा तो हम लोग उसे यहाँ पे कहते हैं गेन या प्रॉफिट। गेन कहते हैं या प्रॉफिट कहते हैं, दोनों ही एक तरीके का एक कह सकते हैं एक सिनोनिम्स है, एक दूसरे का जगह ये लोग ले लेते हैं। द टर्म गेन इज यूज टू इंडिकेट इंक्रीज इन द कैपिटल आफ्टर सेलिंग द इन्वेस्टमेंट और एसेट्स, ठीक है। तो गेन क्या होता है, तो गेन होता है बेसिकली जब अपना इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स आप अपने टोटल कॉस्ट से ज़्यादा में बेचते हैं तो हम लोग इसे कहते हैं गेन। तो जहाँ पे आप प्रत्येक स्लाइड में जो मैंने लिखा है एक प्रकार का डेफिनेशन है, आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ना इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है। डिफाइन करने के लिए व्हाट इज़ गेन या व्हाट यू मीन बाय गेन, एग्जांपल्स दीजिए। तो कभी भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को यदि आप बेच देते हैं और या किसी फिक्स एसेट्स को आप बेच देते हैं तो उसके एक्विजिशन कॉस्ट से ज़्यादा में, क्योंकि टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है, तो पुट इन यूज़ से पहले मतलब एक्विजिशन कॉस्ट से के साथ आप कंपैरिजन करेंगे और यदि आपने उसको एक्स्ट्रा में बेचा है तो आपका गेन हो जाएगा। तो चलिए इस स्लाइड को भी आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी एक अंडरस्टैंडिंग करने का आइटम है। समझिए यहाँ पे कि आपने सपोज कोई पेमेंट किया है, आपने कोई पेमेंट किया, तो पेमेंट हम लोग किस लिए करते हैं, तो पेमेंट पहला चीज़ होता है किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए करते हैं, लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए करते हैं, या कोई जो बिजनेस का जो एक्सपेंसेस है उसके लिए आप करते हैं। तो अब समझिए कि आपने किसी को पैसा पेमेंट किया और उस पैसे के बदले आपने कोई बेनिफिट रिसीव किया उससे, ठीक है। आपने पैसा पेमेंट किया उसके बदले आपने कोई बेनिफिट रिसीव किया, क्या बेनिफिट है यो, तो वो आपको समझना होगा। देखिए एक आपने पैसा खर्च किया, आपने किसी को पैसा पेमेंट किया लेकिन उसके बदले आपने एसेट्स लिया, तो फिर वो एक्सपेंडिचर नहीं है, उसे कहते हैं एक्वायरिंग एसेट्स। आपने पेमेंट किया उसके बदले आपको एसेट्स मिला, तो आप इसे क्या कहते हैं, एक्वायरिंग एसेट्स। एक आपने एसेट्स एक्वायर किया अपने बिजनेस के लिए।
दूसरा चीज़ है कि आपने किसी से पहले से पैसा लेके रखा था, कर्ज लेके रखा था, बोरोड करके रखा था आपने, लोन लिया था, क्रेडिट में माल सप्लाई लिया था आपने, तो उसका पैसा आज यदि आप डिस्चार्ज करते हैं, आज के डेट में यदि आप डिस्चार्ज कर रहे हैं और उसके लिए आप पैसा पेमेंट दे रहे हैं, तो फिर वो एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि उस समय क्या होता है, आप अपने लाइबिलिटी को पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जहाँ पे आपको समझना होगा कि आप पेमेंट कर रहे हैं, एसेट्स नहीं मिल रहा है, आप पेमेंट कर रहे हैं लेकिन उसके लिए आपका लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। तीसरा जो टर्म है वो कि आपने पेमेंट किया और उसके बदले आपने उससे बेनिफिट लिया। अब बेनिफिट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, पहला है कि आप एक ऐसा बेनिफिट ले रहे हैं कि अभी आपने काम करवाया और अभी आपने उसको पैसा पेमेंट कर दिया, अभी आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं और आप उसका बेनिफिट साल भर लेंगे या साल भर से ज़्यादा लेंगे, ठीक है। अभी आप पेमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, पेमेंट आप बाद में कर रहे हैं, पहले बोल रहे पहले काम कीजिए, 30 दिन के बाद आपको पैसा देंगे, ठीक है, या 1 हफ्ते के बाद आपको पैसा देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि आपने बेनिफिट लिया और उस बेनिफिट का जो लाइबिलिटी है आप कुछ समय के बाद डिस्चार्ज कर रहे हैं। मैंने सेकंड नंबर जो टॉपिक डिस्कस किया था अभी तुरंत, उसमें मैं ये बोल रहा था कि आपने जो है दूसरे से पैसा लिया था, कर्ज लिया था और उसका पैसा डिस्चार्ज कर रहा है, एसेट्स एक्वायर नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी मैंने मेंशन किया। फिर मैंने बोला था आपको कि आपने क्रेडिटर से, आपने अपने सप्लायर से आपने सामान लिया था और उसके बदले आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर एक्चुअली है क्या। तो एक्सपेंडिचर जो है वो एक प्रकार का पेमेंट है जिसके लिए आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसका बेनिफिट जो है ना आप रिसीव कर चुके भी हो सकते हैं, या आप रिसीव कर रहे हैं, या आप रिसीव करेंगे, इस प्रकार का भी हो सकता है। दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं एक्सपेंडिचर को, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का यहाँ पे बेनिफिट लिखा, मैंने एक डिस्कशन किया हुआ है, जिसको नोट्स बनाना है वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, बाकी मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक प्रकार का क्या होता है, मनी पेमेंट होता है ऑन एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक प्रकार का मनी पेमेंट होता है ऑन एसेट विच विल गिव बेनिफिट ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स। इट मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर देयर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। आपने कोई एसेट्स एक्वायर्ड किया, आप बिजनेस में कोई भी एसेट्स एक्वायर कीजिए, नॉट फॉर सेल, बिजनेस में आप कोई भी एसेट्स खरीदिए बट याद रखिए नॉट फॉर सेल। बिजनेस में कोई भी एसेट्स खरीदिए बट याद रखिए कि बिजनेस में आपने उसको इसलिए खरीदा है कि आपको उसको बेचना नहीं है, बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए आपने उसको खरीदा है, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस प्रकार के पेमेंट को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इट मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स और फॉर देयर इम्प्रूवमेंट। तो इट मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ए एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स और फॉर देयर इम्प्रूवमेंट। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर, यदि कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की तो वो क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी टू मैन्युफैक्चर गुड्स, सो say it is auto parts, purchase of furniture, computers and computers to conduct the business. So next है capital expenditure is shown on the asset sides of the balance sheet। याद रखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कन्फ्यूज मत होइएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जो एक्सपायर्ड हो गया वो तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चल जाएगा। जो अनएक्सपायर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो अनएक्सपायर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे आप कहाँ पे लिखते हैं, तो उसे आप लिखते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में एसेट साइड की तरफ आप उसको शो करते हैं। तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे ही कुछ एग्जांपल्स है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है एक अमाउंट है जिसको खर्च किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जो अकाउंटिंग पीरियड में ही खत्म हो जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी बट इट मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी इन द करेंट ईयर। देखिए करंट ईयर बोला है मतलब उसी साल एक्सपायर हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब उसी साल ये एक्सपायर हो गया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस को स्मूथली चलाना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस को स्मूथली चलाना है, उसका बेनिफिट आपको मैक्सिमम पीरियड तक नहीं मिलेगा, उसी साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को जो है ना, आप जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं, आप रेंट आपने 1 महीने का पेमेंट किया तो उसका बेनिफिट आपको 1 महीने ही लगेगा।
12 महीना यदि रेंट पेमेंट किया तो 12 महीना का अकाउंटिंग पीरियड होता है, तो 12 महीने में उसका रिकॉर्ड दिखाना होगा। कोई वर्कर को आप सैलरी यदि पेमेंट करें तो मंथली मंथली, तो जिस महीने में वो काम करेगा वही महीने का केवल आप सैलरी देंगे। वैसे वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं जो केवल उसी अकाउंटिंग पीरियड में ख़त्म हो जाता है, दैट करंट पीरियड में ही ख़त्म हो जाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। देखिए, आपने कोई चीज़ खरीदा बिजनेस में, और खरीदने का मकसद ये है कि आप उसको बेचेंगे नहीं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला गया। आपने कुछ चीज़ें खरीदा लेकिन आप उसको रीसेल करने के पर्पज़ से आपने खरीदा, या रीसेल करने में वो हेल्प करेगा इसलिए आपने खरीदा, तो वो क्लासिफाइड हो जाता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, इट मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी बट इट मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी इन द करेंट ईयर। बहुत अच्छा लाइन है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए आगे वाले स्लाइड में चलते हैं। फ्रेट की बात करूँ तो फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, ठीक है। आप कोई भी गुड्स आप खरीदते हैं या आप यदि कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उसका एक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है, ठीक है। यदि आप एसेट्स आपने खरीदा, एसेट्स जिसका पर्पज़ है नॉट रीसेल, उसका पर्पज़ यदि नॉट रीसेल है तो फिर तो वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट में मशीन खरीदा और आपने 1,000 रुपया भाड़ा दिया तो मशीन के कॉस्ट में ही जाएगा, कोई अलग से फ्रेट नहीं होगा। मतलब एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, यदि आपने फ्रेट पेमेंट किया तो फिर वो फ्रेट्स बोल के कोई अलग से अकाउंट नहीं खुलता है। लेकिन यदि आपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए आपने फ्रेट पेमेंट किया है, तो फ्रेट आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने गुड्स खरीदा है, और गुड्स का मतलब होता है फॉर रीसेल पर्पस। तो फ्रेट मीन्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन में भी रोड, रेल एंड सी। ट्रांसपोर्टेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो ये जानिए कि जो फ्रेट होता है वो एक प्रकार का चार्जेस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बिजनेस में रेवेन्यू मेंटेन करने के लिए खर्च किया जाता है। आप यदि फ्रेट नहीं करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज आएगा कैसे? तो फ्रेट का मतलब क्या है? फ्रेट एक प्रकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये याद रखें। और फ्रेट पेड किया जाता है गुड्स को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? आप खरीदना। इंपोर्ट का मतलब आप गुड्स खरीद रहे हैं, लेकिन बस यही फ़र्क है कि आप अपने देश में किसी भी पॉइंट से सामान नहीं खरीद के आप देश के बाहर किसी दूसरे पॉइंट से सामान को खरीद रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स गुड्स ब्रॉट इनटू कंट्री फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री विद द पर्पज ऑफ ट्रेड। इंपोर्ट आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको रीसेल करना है। इंपोर्ट आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको रीसेल करना है। गवर्नमेंट लेवीज कस्टम ड्यूटी ऑन द गुड्स ब्रॉट इनटू द कंट्री। तो देखिए कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट जो है ना वो कस्टम ड्यूटी लगाता है। गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लगाता है किसके ऊपर में? इंपोर्ट के ऊपर में। तो हम लोग इसे कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं या इंपोर्ट ड्यूटी भी कहते हैं। कस्टम ड्यूटी को इंपोर्ट ड्यूटी भी कहा जाता है। तो यदि आपने इंपोर्ट किया है किसी गुड्स को, ठीक है, तो आपका पर्पज़ है उसको रीसेल करना, तो आप उसको इंपोर्ट अकाउंट में लिखते हैं। और इसके ऊपर यदि आपने कोई खर्चा किया है तो उसे कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम होता है, जबकि इंपोर्ट आपका ट्रेडिंग का आइटम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेट या कैरेज इनवर्ड, यही समझना है। देखिए फ्रेट का मतलब अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे कैरेज इनवर्ड एक टर्म है। कैरेज इनवर्ड को ही हम लोग फ्रेट कहते हैं। आप उसको फ्रेट लिखिए या कैरेज इनवर्ड लिखिए, दोनों वर्ड सेम ही है। जिस आइटम का आप परचेज एंड सेल करते हैं वो होता है गुड्स। जिस आइटम का आप परचेज एंड सेल करते हैं वो होता है गुड्स, और उस गुड्स को एक्वायर करने के लिए, पॉइंट ऑफ सेल तक लाने के लिए आपको भाड़ा देना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड एक ऐसा आइटम है जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। कैरेज इनवर्ड एक ऐसा आइटम है जिसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। वहीं पे जब एक्सपोर्ट करते समय, सेल करते समय, यदि आप फ्रेट या
कैरेज दे रहा है, जिसे कि कैरेज आउटवर्ड भी कहते हैं, तो हम लोग उसको पीएल में दिखाते हैं। एक्सपोर्ट पे यदि आप कैरेज दे रहे हैं या सेल्स पे यदि आप कैरेज दे रहे हैं तो वो आपका पीएल का आइटम होता है। जबकि यदि आपने इंपोर्ट पे या आपने परचेस पे यदि किसी प्रकार का कैरेज पेड किया है तो वो आइटम जो है वो आइटम आपका ट्रेडिंग का होता है। तो फ्रेट या कैरेज इनवर्ड मीन्स कॉस्ट इनकर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स परचेज टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, इट इज एडेड टू द परचेजेस कॉस्ट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स क्या होता है, आपने सेल किया है लेकिन कंट्री में अपने विद इन कंट्री आपने नहीं सेल किया, कंट्री के बाहर आपने सेल किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फ्रेट ऑफ कैरेज आउटवर्ड, आपने फ्रेट दिया है आपने सेल करते समय या एक्सपोर्ट करते समय यदि आपने कोई भाड़ा दिया है तो हम लोग उसे कहते हैं फ्रेट आउटवर्ड। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट क्या होता है, एक प्रकार का रिबेट होता है, छूट होता है जो कि कस्टमर को दिया जाता है। ठीक है, व्हेन कस्टमर्स आर अलाउड एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स बाय द बिजनेस, इट इज कॉल्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने टाइप का होता है समझिए, एक बिजनेस के लिए दो टाइप का कस्टमर होता है। तो एक होता है वो जो बिजनेस का पार्टनर हो सकता है, एजेंट हो सकता है, जो क्या करेगा, बिजनेस से सामान खरीद के किसी दूसरे को बेचेगा। वो तो एक इंटरमीडियरी कह सकते हैं, मैं पार्टनर तो नहीं बोलूँगा, बट एक प्रकार का बिजनेस पार्टनर तो है। वो लोग जो लोग किसी कंपनी के माल को अपने दुकान में रख के बेचते हैं वो भी एक प्रकार का पार्टनर है, ये मानना होगा प्रैक्टिकली। ठीक है, देखिए डिस्काउंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस के मॉडल में आते हैं वो लोग जो लोग बिजनेस के आइटम को सेल करते हैं। तो मैं रिटेलर बोलूँ, होलसेलर बोलूँ या डिस्ट्रीब्यूटर बोलूँ, इस रेंज में जैसे मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, ये एक चेन होता है। और रिटेलर के बाद आइटम जो है ना वो कस्टमर के पास पहुंचता है। तो मैन्युफैक्चरर जब डिस्ट्रीब्यूटर को आइटम सोल्ड करता है तो वो क्या करता है, थोड़ा रिबेट करता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी पे। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो जब होलसेलर को देता है तो उसमें वो क्या करता है, कुछ डिस्काउंट देता है। अब क्या होता है, जो होलसेलर होता है वो रिटेलर को डिस्काउंट देता है, और इस तरह से रिटेलर क्या करता है, मिनिमम प्रॉफिट रख के मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे कस्टमर को क्या करता है, बेच देता है। तो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है जर्नल में। जब आप जर्नल एंट्री बनाते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है। जस्ट केवल आपको ये याद रखना है कि जितना में आपने सामान खरीदा उसमें से जितना आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला उतना माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट बचा वही आपका एक प्रकार का कॉस्ट होगा, उसी का रिकॉर्डिंग होता है। कैश डिस्काउंट एक्चुअली क्या होता है, जब हम अपने सप्लायर्स को, एक लॉजिकली समझिए, जब हम अपने सप्लायर को पैसा पेमेंट करने जाते हैं, जब हम अपने क्रेडिटर को पैसा पेमेंट करने जाते हैं और उस समय जब हम पैसा देते हैं और उस समय यदि हमने कुछ डिस्काउंट रिसीव किया तो हम लोग उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। सपोज 10,000 का, एक से एग्जांपल में मैंने 10,000 का गुड्स मैंने बेचा, बेचने के बाद वो कस्टमर एक महीने के बाद मेरे पास आया और मुझे 10,000 नहीं दे के 9,900 दे रहा है और 100 रुपीज़ बोल रहा है कि अब इसे आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यदि मैंने अपने सहमति से यदि वो 100 रुपीज़ मैंने उसे छोड़ दिया तो हम लोग उसे बोलेंगे कैश डिस्काउंट, क्योंकि बेचते समय मैंने उसको डिस्काउंट नहीं दिया था, जब वो पैसा पेमेंट करने आया तब मैंने डिस्काउंट दिया। अब एक लॉजिक और समझिए, सपोज मान लीजिए मैं हूँ मैन्युफैक्चरर और मैंने 10,000 का एमआरपी वाला आइटम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने 8,000 में दिया, तो 2,000 रुपीज़ का क्या हो गया, एक प्रकार का डिस्काउंट हो गया। तो ये जो डिस्काउंट हुआ, ये डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है। जितना में ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज माइनस करके ही रिकॉर्ड होता है। 10,000 का एमआरपी था, मैंने 2,000 तो रिबेट कर दिया, तो 8,000 का ही मेरा सेलिंग होगा। अपोजिट साइड में जो परचेस करके जा रहा है, जो होलसेलर है, सॉरी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी क्या करेगा कि 10,000 का एमआरपी है, 2,000 का डिस्काउंट मिला तो परचेस भी 8,000 का ही लिखेगा। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, भले ही आइटम का दाम जितना भी लिखा हो। ये एक आइटम है। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन
अभी जस्ट आपके सामने किया था, केवल पढ़ लेता हूँ उसको। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज। जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगा उतने ही ज़्यादा डिस्काउंट होगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। इट इज़ नॉट डेबिटेड या क्रेडिटेड टू द सेपरेट हेड, किसी भी प्रकार का जर्नल एंट्री नहीं बनता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का लेजर अकाउंट नहीं बनता है। ट्रेड डिस्काउंट बोल के कोई लेजर अकाउंट नहीं होता है, यही लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द सेपरेटेड। इन द केस ऑफ परचेजेस, परचेज इज रिकॉर्डेड एट नेट अमाउंट दैट इज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। इन द केस ऑफ परचेजेस, परचेज इज रिकॉर्डेड एट नेट अमाउंट दैट इज नेट ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट। तो इन द परचेज, इन द केस ऑफ परचेजेस, परचेजेस इज रिकॉर्डेड एट नेट अमाउंट दैट इज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब है जब आप सामान कोई खरीद के लेके आते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करके नेट अमाउंट लिखते हैं। 10,000 का एमआरपी था, 2,000 का डिस्काउंट हो गया तो 8,000 रुपये का रिकॉर्डिंग होगा, वही है नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। इन द इवेंट ऑफ सेल इट इज़ रिकॉर्डेड एट द नेट अमाउंट। मैंने बताया जैसे 10,000 का अमाउंट है, मैंने सोल्ड कर दिया, 2,000 का मैंने डिस्काउंट दे दिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, तो 8,000 का ही मेरा रिकॉर्डिंग होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। कैश डिस्काउंट भी बताया मैंने आपको कि जब आपका कस्टमर आपको पैसा पेमेंट करने के लिए आता है तो उस समय आप जब आप डिस्काउंट देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट है अकाउंट। अकाउंट को ही बिजनेस में कहा जाता है लेजर। अकाउंट को ही बिजनेस में कहा जाता है लेजर, लेजर को ही कहा जाता है अकाउंट। कहीं पे भी कुछ भी बोला जाए, जैसे कैश अकाउंट मतलब कैश लेजर, बैंक अकाउंट मतलब बैंक लेजर, ठीक है। सेल्स अकाउंट मतलब सेल्स लेजर, परचेज अकाउंट मतलब परचेज लेजर। लेजर जो है, जितनी भी लेजर्स होते हैं वो एक नाम होता है, मतलब हम इसको नाउन के कैटेगरीज में रखते हैं। अकाउंट क्या है या लेजर क्या है, नाउन है, नाम है ये। अलग अलग हेड में जो अकाउंट खुलते हैं उसी को हम लोग कहते हैं। तो अकाउंट या लेजर क्या होता है, एक समराइज फॉर्म होता है। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट एक समराइज फॉर्म होता है। किसका समराइज फॉर्म होता है, तो लेजर का समराइज फॉर्म होता है। कैसे, मान के चलिए कि सपोज एक अकाउंट मैं मेंटेन कर रहा हूँ जिस अकाउंट का नाम है कैश अकाउंट या कैश लेजर अकाउंट। तो कहाँ से कैश आया और कहाँ से कैश, कहाँ पे कैश गया, इसका सारा डिटेल्स हमारे पास होता है, वो है कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट मीन्स कैश लेजर अकाउंट, और लेजर अकाउंट में एक समराइज फॉर्म होता है, उसका सारा डिटेल्स होता है, उससे रिलेटेड सारा डिटेल्स हमें वहीं मिलेगा, दूसरा जगह नहीं मिलने वाला है। अभी सपोज मैं परचेजेज अकाउंट देख कर रहा हूँ तो मैंने कितने का सामान खरीदा, कितने का सामान मैंने रिटर्न किया, कितने का सामान खरीदा, कितने का सामान मैंने रिटर्न किया, इसका डिटेल्स तो मुझे परचेज अकाउंट से ही पता चलेगा। समझ में आ रहा है। किससे सामान खरीदा मैंने, सपोज मेरे पास में 10 सप्लायर है मेरा, और कौन से सप्लायर से मैंने कितना माल खरीदा ये भी हमारा परचेज अकाउंट से ही पता चलेगा। अभी समझ, मान लीजिए कि मिस्टर एक्स मेरा एक सप्लायर है, उस सप्लायर से मैंने कितना सामान खरीदा और कितना पैसा मैंने उसको पेमेंट किया और कितना पैसा भी ड्यू है, इसका भी डिटेल्स हमको लेजर से ही पता चलता है, अकाउंट से ही पता चलता है। तो जितने हेड्स होते हैं वो सारे हेड्स जो लेजर अकाउंट होते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, लेजर होते हैं, अकाउंट। तो अकाउंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन पढ़ लीजिए। अकाउंट इज ए समराइज रिकॉर्ड ऑफ रेलिवेंट ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द इफेक्ट एंड डायरेक्शंस। सो फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अ कैश विल शो ऑल कैश रिसीव्ड एंड पेड। अ फिक्स एसेट्स अकाउंट विल शो परचेजेस, सेल्स एंड डिप्रिशिएशन ऑफ द फिक्स एसेट्स एक्सेट्रा। यदि आप कोई फिक्स एसेट्स का अकाउंट देखेंगे, से एग्जांपल में आप फर्नीचर अकाउंट का देखेंगे, तो फर्नीचर अकाउंट से आपको क्या पता चलेगा, ओपनिंग डेट में फर्नीचर कितना था, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग फिगर क्या है, मतलब इस साल का ओपनिंग फिगर क्या है, ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने का फर्नीचर परचेज किया, ड्यूरिंग में आपने कितने का फर्नीचर आपने सोल्ड कर दिया, ड्यूरिंग द ईयर आपने जो फर्नीचर यूज़ किया उसका डिप्रिशिएशन कितना होता है, फाइनली क्लोजिंग आपके पास में कितना है। ये सारा डिटेल्स आपको एक सिंगल पॉइंट पे मिल जाता है। तो नेक्स्ट है बुक ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट क्या है, बुक ऑफ अकाउंट मीन्स अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स विच रिकॉर्ड्स एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस। व्हेन वी रिफर टू बुक ऑफ अकाउंट इट मीन्स जर्नल लेजर इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। बुक ऑफ अकाउंट यहाँ पे बुक ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है वो समझते हैं।
यहाँ पे बुक ऑफ अकाउंट का मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना। बुक ऑफ अकाउंट मतलब जहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग करके रखा उस बुक की बात, बुक ऑफ अकाउंट एक ऐसा बुक जहाँ पे आपने रिकॉर्ड करके रखा है। क्या रिकॉर्ड करके रखा है? आपने जर्नल बनाया, आपने लेजर बनाया, उसका रिकॉर्ड करके आपने रखा है। तो ये है बुक ऑफ अकाउंट। तो बुक ऑफ अकाउंट मीन्स अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड विच रिकॉर्ड्स एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, व्हेन वी रेफर टू अ बुक ऑफ अकाउंट इट मीन्स जर्नल एंड लेजर। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स होता है क्या है कि जहाँ से भी आपको पैसा मिलने वाला है, जहाँ से भी आपको पैसा मिलने वाला है इट इज़ कॉल्ड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स क्या है? द टर्म रिसीवेबल्स इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग amount due from others. The term receivables include outstanding amount due from others. Sometimes a debtor may accept a bill of exchange which is payable after a given period of time. So बिल ऑफ एक्सचेंज में एक आइटम होता है जिसको हम लोग कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। ये डेटर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है और ये रिसीवेबल ये भी होता है एक वन टाइप ऑफ। और इस टाइप के बिल को हम लोग क्या कहते हैं? सच बिल इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल। समटाइम्स अ डेटर प्रोमिसेस टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट इन राइटिंग। कभी देखो कभी कभी दो चीज़ होता है, या तो बिल्स रिसीवेबल होता है या तो प्रोमाइजरी नोट होता है। दोनों ही क्या होता है? एक प्रकार का रिसीवेबल है। हमारा कस्टमर जिसको मैंने सपोज एक एक्स अमाउंट का मैंने उसको सोल्ड करके रखा है, वो खुद लिख के दे रहा है कि आपको हम इतना तारीख को दे देंगे, ये प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको, वो खुद लिख के दे रहा तो प्रोमाइजरी नोट है। लेकिन मैं कस्टमर से लिखा रहा हूँ अपनी सेफ्टी के लिए, नहीं मैं लिख के मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स, आप साइन करो। तो यहाँ पे जो पैसा पाता है यदि वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है तो वो हो गया बिल्स रिसीवेबल। और यदि वो खुद लिख के दे रहा है राइटिंग में तो उसे कहते हैं प्रोमाइजरी नोट्स। द टर्म अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूड ट्रेड डेटर एज वेल एज बिल्स रिसीवेबल एंड प्रोमाइजरी नोट्स रिसीवेबल। तो याद रखिए रिसीवेबल में तीन चीज़ आ रहा है, एक आ रहा है डेटर, दूसरा आ रहा है बिल्स रिसीवेबल, तीसरा आ रहा है प्रोमाइजरी नोट। तो द टर्म रिसीवेबल इंक्लूड्स ऑल द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स। यदि हम केवल रिसीवेबल की बात करें तो रिसीवेबल किसी भी फॉर्म में यदि आप दूसरे से पैसा पाते हैं, रिसीवेबल में किसी भी दूसरे फॉर्म में आप यदि पैसा पा रहे हैं किससे, तो हम लोग उसे कहते हैं रिसीवेबल्स। तो नेक्स्ट यदि बात करें तो ये है हमारा पेबल्स। बस उसी का उल्टा है, रिसीवेबल का उल्टा है। किसी भी फॉर्म में यदि आपको पैसा पेमेंट करना है, ड्यू हो गया है, आपके ऊपर लायबिलिटी है, तो वो पेबल है। किसी भी फॉर्म में यदि आपको पैसा पेमेंट करना है, किसी भी रीज़न से आपको पैसा पेमेंट करना है क्योंकि वो ड्यू हो गया, तो हम लोग उसे कहते हैं पेबल्स। The term payables includes amount due to others. Sometimes an enterprise accepts a bill of exchange which is payable after a given period of time. Such a bill is known as bills payable. Sometimes an enterprise makes a promise in writing to pay the specified amount after a given period of time. So such promise is known as promissory notes and is recorded as a note payable. जिस तरह से प्रोमाइजरी नोट में रिसीवेबल्स होता है वैसे ही प्रोमाइजरी नोट्स में पेबल भी होता है। मैं खुद लिख के दे रहा हूँ कि मैं आपको 15 तारीख को पैसा जरूर दूंगा, मेरा प्रॉमिस है, मैं खुद लिख रहा हूँ अपने हैंड राइटिंग में, तो ये मेरे लिए क्या होगा? प्रोमाइजरी नोट है, जो कि प्रोमाइजरी नोट पेबल है ये। वैसे ही किसी ने मेरे साथ ही साइन करवाया है, लिख के वो लाया था और साइन करवाया, तो वो मेरा बिल्स पेबल है। द टर्म अकाउंट पेबल इंक्लूड्स ट्रेड क्रेडिटर्स, bills payable, promissory notes. The term payable include all the amount due to others. जितने भी अमाउंट ड्यू है सब। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मार्केट में ये एक्सेप्टेबल है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के नियम कानून से रेगुलेशन होता है। एक रिटन पेपर होता है जो कि अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, जो एक्सेप्ट करता है, जो पे करता है, जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज को, वो अनकंडीशनल उसको पैसा पेमेंट करने का दावा जो है ना वो रखता है। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है वो। जिसने भी साइन किया है उसके पास एक अनकंडीशनल ऑर्डर है कि आप पैसा पेमेंट करो। जिसने भी साइन किया उसके ऊपर में एक अनकंडीशनल ऑर्डर, उसके ऊपर में जिसने साइन किया उसके ऊपर में एक अनकंडीशनल ऑर्डर है कि आप पैसा पेमेंट करो। क्या रीज़न था, क्यों पैसा पाता था, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने यदि बिल ऑफ एक्सचेंज में साइन किया तो आपको पैसा पेमेंट करना होगा। अनकंडीशनल ऑर्डर है, उसमें रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। टू पे या डिमांड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड सर्टेन सम ऑफ मनी
और टू द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन और टू द बियर, जिसके पास ये बिल होगा उसको पैसा पेमेंट करना होगा, अनकंडीशनल भी है। चलिए, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल्स रिसीवेबल एक आइटम है। से एग्जांपल में मैंने किसी को साइन करके मैंने किसी से 10,000 रुपीज़ का यदि मैंने कोई आइटम खरीदा है और मैंने क्रेडिट में खरीदा है, मैंने उससे बोला मैं 10 दिन के बाद आपको दे दूंगा। तो सामने वाले ने क्या किया, एक बिल्स रिसीवेबल बनाया, डॉक्यूमेंट्स बनाया और बोला कि आप इस पर साइन कीजिए, जो कि एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। 10 दिन के बाद जब मैं ये बिल लेके आऊँगा तो आप मुझे घुमाएंगे नहीं, अनकंडीशनल आप मुझे पैसा पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बिल्स रिसीवेबल। तो लिखा है बिल रिसीवेबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट। उस पर डेट मेंशन होता है। हम लोग पूरा बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल के ऊपर में एक फर्दर चैप्टर करेंगे, तो फिलहाल अभी शॉर्ट में समझ के निकलते हैं। बिल्स पेबल का मतलब होता है अ बिल ऑफ एक्सचेंज द अमाउंट ऑफ विच विल पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट। एक कागज के टुकड़े पे मैंने साइन करके दिया, मैंने साइन करके दिया तो मेरे लिए बिल्स पेबल है। ठीक है, मैंने अपने कस्टमर से साइन कराया कि आप इतना तारीख को देंगे, तो वो हो गया बिल्स रिसीवेबल उसके लिए, मेरे लिए नहीं। मैंने साइन करके दिया कि मैं 10 तारीख को पेमेंट करूंगा, तो मेरे लिए बिल्स पेबल है। तो एक कन्फ्यूज़न दूर कर दो, एक कागज़ का टुकड़ा जो है ना, एक कागज़, एक एग्रीमेंट पेपर, एक बिल ऑफ एक्सचेंज, दो व्यक्ति के लिए अलग अलग नाम से जाना जाता है। सपोज ए और बी दो आदमी हैं, ए और बी दो आदमी हैं। ए ने बी को सोल्ड किया 10,000 का, तो ए यहाँ पे हो गया सप्लायर, बी हो गया कस्टमर। तो 1 महीने के बाद पैसा देना है, इसलिए ए ने क्या किया, एक बिल ड्रॉ कर लिया और उस बिल को ड्रॉ करके बी के पास चला गया। ए ने बिल को ड्रॉ किया और बी के पास चला गया, बी से साइन करवा लिया। 1 महीने के बाद पैसा देना है। देखिए, एक ही एग्रीमेंट, ए के लिए वो हो जा रहा है बिल्स रिसीवेबल और बी के लिए हो जा रहा है बिल्स पेबल, क्योंकि बी को पैसा पेमेंट करना है इसलिए बिल्स पेबल है। एक ही कागज़ का टुकड़ा जो है वो एक आदमी के लिए बिल्स पेबल है और एक आदमी के लिए बिल्स रिसीवेबल। जो पैसा पेमेंट करेगा उसके लिए बिल्स पेबल है, जो पैसा रिसीव करेगा उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है। तो चलिए आगे बढ़िए। डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन होता है लॉस ऑफ एसेट्स। कोई भी आप एसेट्स खरीदते हैं ना, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम जाता है। जितना वैल्यू कमता है वही डिप्रिसिएशन होता है। कोई भी आप एसेट्स यदि आप यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है ना धीरे धीरे कम जाता है। जितना उसका वैल्यू कमता है उसी को हम लोग कहते हैं डिप्रिसिएशन। तो नेक्स्ट हमारे पास में है डिप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स बिकॉज ऑफ यूसेज और विथ पैसेज ऑफ टाइम या ऑब्सोलेंस या एक्सीडेंट। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जो आइटम आपने बेचा है उस आइटम का कीमत कितना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द गुड्स या सर्विसेज सोल्ड। आपने जिस आइटम को बेचा है उस आइटम का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इस पे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसके ऊपर में हमारे पास आने वाला है चैप्टर आने वाला है, उसमें समझेंगे एक वस्तु का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में। पहले जस्ट आपको आइडिया बता दूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं, देखिए सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यदि बोल रहा हूँ इसका मतलब है कॉस्ट को मैं ब्रेक करके बता रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो आइटम मैंने बेचा है उसके कीमत को मैंने ब्रेक करके बता रहा हूँ अलग अलग पॉइंट पे। सबसे पहले होता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, यदि हम प्राइम कॉस्ट की बात करें तो उसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल पे जितना खर्च हुआ, आपका लेबर पे जितना खर्च हुआ, एक्सपेंसेस पे जितना खर्च हुआ। थोड़ा यहाँ पे और एक छोटा सा आइडिया मैं बता दूँ कि जो जितने भी किसी भी टाइप का प्रोडक्शन हो, तो वहाँ पे 3 चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर और तीसरा होता है एक्सपेंसेस। किसी भी चीज़
किसी भी चीज़ को यदि आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो 3 चीज़ पे आपको दिमाग लगाना है। एक तो आपने मटेरियल कितना लगा उसमें, दूसरा कि आपने एक्सपेंसेस कितना किया, तीसरा कि आपका लेबर कितना लगा। तो फर्दर क्या होता है कि मटेरियल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंसेस को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सारे डायरेक्ट को जब हम जोड़ देते हैं ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारा निकलता है प्राइम कॉस्ट। वैसे ही फर्दर यदि आप इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं तो एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स के बारे में शायद मैंने कहीं पे इसमें लिखा नहीं है, बट बता दे रहा हूँ, सारे इनडायरेक्ट को आप जोड़ देंगे तो ओवरहेड निकल जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है, बस डायरेक्ट बोल दिया, इसी को पकड़ के आप आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट है आपका बैड डेप्ट। तो जो बैड डेप्ट है वो क्या है उसको समझ लेते हैं। जो कस्टमर लीगली डिक्लेयर हो गया कि वो पैसा हमको नहीं देगा तो वो बैड डेप्ट हो गया। बैड डेप्ट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल, इट इज बिजनेस लॉस एंड इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेप्ट होता क्या है? बैड डेप्ट एक प्रकार का लॉस है। बैड डेप्ट एक प्रकार का लॉस है जब हमारा कस्टमर जिसके पास हमारा पैसा ड्यू था, जो रिसीवेबल्स था, अब वो कंफर्म हो गया कि अब मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। एक लॉन्ग टाइम से मैं उसको देख रहा हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया कि वो पैसा नहीं देगा। ठीक है, अकाउंटिंग में एक मेथड है जहाँ पे डेटर को लिख दिया जाता है बैड डेप्ट, क्योंकि अब वो पैसा नहीं देगा। ठीक है, तो बैड डेप्ट क्या है? वन टाइप ऑफ लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको दिखाया जाता है। बैड डेप्ट किससे अराइजेज होता है? तो कस्टमर से अराइजेज होता है। कस्टमर को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं। कस्टमर को अकाउंटिंग लैंग्वेज से क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं, DEBTOR। ठीक है, डेटर बी साइलेंट हो जाता है। जैसे बैड डेप्ट में बैड डेट जो होता है बी साइलेंट हो जाता है, वैसे ही बैड डेट में आपका बी साइलेंट है। तो एक इररिकवरेबल अमाउंट है कहाँ से? तो डेटर से। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और ये फर्स्ट पार्ट है, बाकी हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो इसके कंटिन्यूएशन के लिए आप पार्ट 2 को देखिए और बाकी जो टर्मिनोलॉजी है मैं पार्ट 2 में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। 25 पॉइंट्स मैंने इस पार्ट में डिस्कस किया है और अधिक कोई सुझाव हो, अधिक कमेंट्स में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि आपको और क्या चाहिए, कौन सी टर्मिनोलॉजी में आपको डाउट हो रहा है। यदि आप आप मेरे को कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर में छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। यदि हो सकता है कि इसमें से जो 25 पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं इसमें भी यदि आपको कोई डाउट है तो फर्दर आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसमें से भी आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे और इसी तरह से डिस्कस करने वाली वीडियो जो है छोटे छोटे वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू।